अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे शुड के बारे में। शुड का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में हम शुड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड एक फ्यूचर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसको हम जुमले में इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पैसिव वॉइस क्या है। व्हाट इज पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस की डेफिनेशन में तीन पार्ट्स में करूंगा कि असल में पैसिव वॉइस होता क्या है। अव्वल तो मैं इसका फार्मूला लिखूंगा कि पैसिव वॉइस का जुमला जो स्टार्ट होता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, फिर इसके बाद एक्सिलरी वर्ब लगेगा या जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब लगेगा वो लगेगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर ठीक है, इसके बाद आखिर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम अलग टॉपिक में एक अलग क्लास में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस वक्त हम पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्लियर करना चाहते हैं। यदि पैसिव वॉइस का जो जुमला होगा, पहला स्टेप है पैसिव वॉइस के जुमले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। अब इसी पहले स्टेप में मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं कि पैसिव वॉइस के जुमले में सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं। का होना जरूरी नहीं। हाँ, जब एजेड पैसिव वॉइस होगा, जब हम एजेड पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस के जुमले में सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं। अच्छा, ये तो पहले पहले स्टेप में दो चीजें आ रही है। अब दूसरा स्टेप में ये है कि पैसिव वॉइस का जुमला, देखिए पहले स्टेप में मैंने लिखा है कि पैसिव वॉइस के जुमले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। पैसिव वॉइस के जुमले में सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं, यानी सब्जेक्ट नहीं होता। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम ईडी फॉर्म भी कहते हैं, थर्ड फॉर्म जो कि ईडी फॉर्म भी कहते हैं, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इस्तेमाल होती है। थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। दो दो स्टेप में मैंने तीन स्टेप लिख रहे, तीन पॉइंट लिख रहे थे मैंने। ये पहला पॉइंट लिख दिया, इसको मैं दूसरा बनाता हूँ और मैं इस पॉइंट को तीसरा बना देता हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट। थ्री पॉइंट में आप इस तरह इसको डेफिनेशन को मुकम्मल कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं शुड का पैसिव वॉइस। तो शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है जिसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, फिर टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जो शुड का पैसिव वॉइस है, शुड पैसिव वॉइस में कैसे यूज होगा, अब ये पहले सीखेंगे। तो शुड का पैसिव वॉइस बनाने के लिए मुझे एक पहले तो इसका फार्मूला लिखना होगा। क्या फार्मूला लिखना होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर लिखना होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लगा होगा शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ताल्लुक वर्ब से डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ताल्लुक वर्ब से इनडायरेक्ट होता है। तो मैं एक जुमला लिखता हूँ कि पाकिस्तान में, मैं एक जुमला लिखता हूँ पाकिस्तान में तालीम आम होनी चाहिए।
चाहिए। अगर मैं इस जुमले को इंग्लिश में चेंज करूँ तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जिसको आप लाजमन ज़हन में रखिएगा कि जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ वो ये है कि पहले आप जुमले को समझिएगा, पढ़िएगा। पाकिस्तान में तालीम आम होनी चाहिए, मेन वर्ब क्या है? आम होनी चाहिए, यानी आम होना मेन वर्ब है। इस वक्त जुमले में आम होना मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब से पूछे कौन तालीम आम करेगा, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा कि इसमें इस जुमले में मौजूद नहीं है काम करने वाला। द डूअर ऑफ एक्शन, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इस वक्त जुमले में काम करने वाला मौजूद नहीं, यानी सब्जेक्ट नहीं है। कौन आम करेगा तालीम को, मौजूद नहीं। अब इसका यानी ये एक्टिव वॉइस नहीं रहा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का होना लाजमी है। अब पैसिव वॉइस कंफर्मेशन के लिए मुझे एक दूसरा सवाल करना होगा मेरे वर्ब से ही। क्या आम होनी चाहिए, यानी क्या क्या आम होनी चाहिए, तो मुझे मिलेगा इसका जवाब एजुकेशन। क्या मिला मुझे? एजुकेशन। तो तालीम क्या है मेरे पास? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। डीओ से बोला मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ये शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पाकिस्तान में तालीम आम होनी चाहिए। अब जुमला कैसे बनेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास तालीम है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलिए और उसके बाद रिवर्स से जुमला बनेगा। इसी तरह रिवर्स से आप जुमला बना सकते हैं, रिवर्स में जुमला बनेगा। अब मैं जुमला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बनेगा, आपको सिखा रहा हूँ। पाकिस्तान में तालीम आम होनी चाहिए, यहां मैं लिखूंगा तालीम को क्या कहते हैं? एजुकेशन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह एजुकेशन आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगा होगा? ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा होगा, शुड बी। यानी मैंने ये तालीम बोला, उसके बाद शुड बी, शुड बी। अब आम करने की इंग्लिश क्या है? जनरलाइज। जनरलाइज की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड। एजुकेशन शुड बी जनरलाइज्ड, एजुकेशन शुड बी जनरलाइज्ड इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान प्रीपोजिशन फ्रेज है, इन प्रीपोजिशन फ्रेज को आप आखिर में लगाएं। should be generalized in Pakistan. Education should be generalized in Pakistan. Education should be generalized in Pakistan. ये जुमला आपका बना। अब हम एक दो जुमले और बनाते हैं ताकि हमारे मजीद कंसेप्ट शुड के हवाले से शुड का पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करना हमें आ जाए। फर्ज करें मैं एक जुमला बनाता हूँ कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है ना, कम होनी चाहिए। या कम की जाए, कम की जाए, कम की जाए बोले, या कम होनी चाहिए। ठीक है ना, मशवरा दे रहे हैं नरमी से। तो जुमला शुड से बनेगा पाकिस्तान में तालीम महंगाई कम होनी चाहिए। क्या कम होनी चाहिए? क्या कम होनी चाहिए? कम होना मेरे पास मेर वर्ब है, ठीक है, मेर वर्ब। अब ये कम होने से मैं पूछूं क्या कम होनी चाहिए, तो आपको जवाब मिलेगा क्या? महंगाई। कौन कम करेगा? मौजूद रही, यानी सब्जेक्ट या डूअर ऑफ एक्शन मौजूद रही है। और महंगाई मेरे पास इस वक्त महंगाई क्या है? महंगाई मेरे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जुमला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, क्योंकि मैंने ऊपर बताया है, मैंने आपको इसका फार्मूला क्या बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की तरफ फॉर्म प्लस ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जुमला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरे पास इन्फ्लेशन है। क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं। इन्फ्लेशन शुड बी रिड्यूस्ड इन पाकिस्तान। ठीक है। और अगर मैं एक और एक जुमले के एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, इस जुमले को दोबारा बनाते हैं। इन्फ्लेशन शुड बी रिड्यूस्ड
इन पाकिस्तान आखिर में बोलेंगे प्रीपोजिशन फ्रेज है। अच्छा, इसके बाद एक और जुमला बनाते हैं। जुमला क्या है कि अगर मैं लिखूं हमारे मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए? क्या बढ़नी चाहिए? हम मैन वर्ड से पूछेंगे क्या बढ़नी चाहिए, तो जवाब मिलेगा सरमायाकारी। बढ़ाएगा कौन? काम करने वाला, यानी द डूअर ऑफ एन एक्शन। यानी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है कि जो इस सरमायाकारी को बढ़ाए, बढ़ाने वाला नहीं है। काम करने वाला मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो जुमला एक्टिव वॉइस नहीं है। अब पैसिव वॉइस कंफर्मेशन के लिए इसी मैन वर्ब से पूछेंगे क्या बढ़नी चाहिए, सरमायाकारी। तो सरमायाकारी हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जुमला हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर फार्मूले में सब लिखा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जुमला में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहते हैं सरमायाकारी को, लेकिन क्या बढ़नी चाहिए, गैर मुल्की सरमायाकारी। तो ये मेरे पास पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, गैर मुल्की सरमायाकारी। ठीक है, अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुड बी। अब बढ़ने की इंग्लिश क्या है? इनहेंस्ड या इंक्रीज्ड। शुड बी इनहेंस्ड, इनहेंस्ड। दोबारा वाज़ेह तौर पर लिख लेता हूँ। शुड बी इनहेंस्ड, इनहेंस्ड इन अवर कंट्री, इन अवर कंट्री। क्या मैंने बोला? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुड बी इनहेंस्ड इन अवर कंट्री। तो ये हमारे पास जुमला है। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, बाकी जुमला हम रिवर्स से बनाएंगे, तो हमारा ये जुमला बन जाएगा। तो इसी तरह आप मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, शुड को पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हैं, बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन समझिएगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की असल में डेफिनेशन क्या है, और हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को क्या समझ रहे हैं। क्या हम सिर्फ एजेंट पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं? एजेंट पैसिव वॉइस कौन सा होता है? जैसे आप स्कूल वगैरह में पढ़ते हो, एजेंट पैसिव वॉइस जिनको टीचर्स ज़्यादातर आपको बता रहे होते हैं, वो जो पैसिव वॉइस होता है वो एजेंट पैसिव वॉइस होता है। कि अगर हम कहें कि कंप्यूटर इज, कंप्यूटर इज ऑपरेटेड बाय स्टूडेंट या बाय मी या बाय माय फ्रेंड, कंप्यूटर इज ऑपरेटेड बाय मी। तो ये बाय मी, कंप्यूटर इज ऑपरेटेड बाय मी, तो बाय मी ये क्या है? एजेंट पैसिव वॉइस है। क्या है? ये एजेंट है। मी जो है ना एजेंट है, तो ये पूरा पैसिव वॉइस एजेंट पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को हमने कसदन एजेंट बनाया हुआ है। तो इसको आप एक्टिव वॉइस में बोले कि आई ऑपरेट कंप्यूटर, आई ऑपरेट कंप्यूटर। ये ऐसे बोला जाता है जबकि हमें ये सिखाया जाता है। तो तरीकाकार ये है कि आप इस जुमले को ऐसे बोलेंगे आई ऑपरेट कंप्यूटर, ना कि ऐसे बोले कंप्यूटर इज ऑपरेटेड बाय मी। तो करेक्ट ये है, लिहाजा ये स्कूल में पढ़ा जाता है। पैसिव वॉइस की डिफिनेशन ये बताई जाती है, जो कि मैंने पैसिव वॉइस की डिफिनेशन बताई वो ऊपर बताइए। तो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को जो फोकस करना है वो इस डिफिनेशन पे फोकस करें कि सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस की ये डिफिनेशन मालूम होनी चाहिए, फिर जाके इस तरह के जुमले आपने पैसिव वॉइस में बनाने चाहिए। शुड का, कैन का, शुड बी, कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, तो बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरी के पैसिव वॉइस के जुमले आप बना सकते हैं, अगर आपका पैसिव वॉइस का कंसेप्ट क्लियर है यहाँ से। ठीक है, थैंक यू सो मच।